साथियों नमस्कार। साथियों, आप अक्टूबर 2023 से लगातार सुन रहे हैं कि इजराइल गाजा के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल ने फिलिस्तीनवानों को जीने नहीं दिया है और गाजा और फिलिस्तीन को लेकर के पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि सबसे ज़्यादा आफत तो वहीं गिर रही है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा माहौल बनाया गया है वो यूक्रेन और रशिया का बनाया गया है और हाल फिलहाल में किस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान में चर्चा में है वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा मास किलिंग्स हो रही हैं जिस पर किसी को ध्यान नहीं है और पिछले 2 साल से 2.5 साल से 2023 से लेकर के 2025 तक 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो जगह है सूडान। अफ्रीका में एक देश है सूडान, जहां पर अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पर हर एक अस्पताल को नष्ट कर दिया गया है, जो दिख रहा है उसे मार दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को दीवार में पटक पटक के मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है और ऐसी हालत कर दी गई है जैसे किसी जंगली जानवर के सामने किसी एक मासूम जानवर की हालत होती है। और पूरी दुनिया शांत है। बड़े बड़े दुनिया के ठेकेदार, अमेरिका, यूरोप, यूएन, ये बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, सब शांत बैठे हैं। बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स वाले शांत बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। भारत में अगर जरा सा भी तिनका हिल जाता है तो इनको लगता है लोकतंत्र खतरे में आ गया और भारत पर हमें नज़र रखनी चाहिए, भारत में फलानी जाति, फलाना धर्म सुरक्षित नहीं है, इस तरह के न जाने कितनी बातें चलाई जाती हैं। लेकिन सूडान में भी क्या हो रहा है, मैं जब आपको बताऊंगा ना तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि मैं हर वीडियो में ये अमेरिका को ही क्यों घेरता हूँ, आपको पता चल जाएगा मैं ये जो गहरे राज्य वाले लोग हैं ना क्यों घेरता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि लेफ्टिस्ट लोग क्यों निशाने पर रहते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि धर्म की आड़ में कितने बड़े धंधे इस दुनिया में चलाए जा रहे हैं। आइए क्या करके सब कुछ देखते हैं। साहब, सूडान में, चलो मैं सूडान की बात पे आऊंगा, उससे पहले एक बैकग्राउंड बताता हूं आपको। बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति था, 2 बार राष्ट्रपति रहा है, उसको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला है। यही लालच अब ट्रंप को है कि मैंने ओबामा की सारी चीज़ें की बराबरी कर ली है, बस एक पीस पुरस्कार मुझे और मिल जाए तो मैं ओबामा से ही महान हो जाऊंगा। उसी बराक ओबामा ने या उसी के कार्यकाल में इस पूरे क्षेत्र में जितनी बमबारी हुई है उतनी बमबारी कभी नहीं हुई है। अलग अलग आंकड़े आते हैं, कोई कहता है 28,000 बम गिरे हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। जितने तख्तापलट उसके कार्यकाल में हो गए हैं उतने तख्तापलट और कहीं नहीं हुए हैं। इसी तख्तापलट में एक बड़ी मशहूर बात है जिसे कहते हैं अरब स्प्रिंग। ये अरब स्प्रिंग की घटना 2010-2011 के आसपास हुई है और लगभग 1-1.5 साल तक चली है, जिसमें कई देशों में तख्तापलट हो गए। वहां के तानाशाह को जनता ने पकड़ पकड़ के मारा, किसी को मार दिया, किसी को भागने पे मजबूर कर दिया और किसी की जो है सत्ता ही परिवर्तित कर दी। ये जो अरब स्प्रिंग है इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी ट्यूनीशिया से, फिर आगे लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया और बहरीन तक पहुंची थी। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं देश ट्यूनीशिया, छोटा सा देश है, यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी और फिर ये लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पर बहरीन और यमन, इन सब देशों तक पहुंची थी और एक के बाद एक तख्तापलट हो रहे थे। मामला सऊदी अरेबिया तक भी जा रहा था, यूएई तक भी जा रहा था तथा अन्य देशों तक भी जा रहा था, लेकिन इन सभी देशों ने यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया तो बच गए। इस बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। उसी कालखंड की बात है, 2011 की बात है। एक देश का बंटवारा हो जाता है और 2 देश बन जाते हैं। वो देश था सूडान। पहले सूडान एक हुआ करता था, फिर एक सूडान बन गया और एक साउथ सूडान बन गया। ये जो बंटवारा हुआ था ये धर्म के आधार पर हुआ था। नॉर्थ वाला जो सूडान है ये पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री बन गया और साउथ वाला पूरी तरह से क्रिश्चियन कंट्री बन गया। आप कहोगे मुस्लिम क्रिश्चियन क्या चक्कर है? ये वही चक्कर है जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पर अपना शासन कर रहा था तो ब्रिटिशर्स ने कोशिश की थी कि जगह जगह पर वो क्रिश्चियन कंट्रीज को बनाए। बाद में ये कोशिश फिर यूएसए करने लगा। तो इस पूरे क्षेत्र में भी आप देखोगे तो पूरा साउथ अफ्रीका ब्रिटिशर्स ने बसाया, पूरा क्रिश्चियन है। ऐसे यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ मिनरल रिजर्व्स थे या जहाँ पर ब्रिटिशर्स को लगता था कि हमें यहाँ से मॉनेटरी फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पर या तो अपने टाइप का कोई नेता बैठाओ या वहाँ के लोगों को कन्वर्ट कर दो। ये कोशिश हर जगह हुई। भारत में भी आप देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे और जितने भी ट्राइबल एरिया हैं वहाँ पर आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये जो कन्वर्जन उस वक्त हुआ था, फिर धीरे धीरे हुआ ये कि यहाँ पर क्रिश्चियंस बस गए और यहाँ पर सब इस्लामिक लोग थे। एक टाइम ऐसा है ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए। जब ब्रिटिशर यहाँ से चले गए तो देखा ये गया कि विद द टाइम जो नॉर्थ वाले पोर्शन पर पकड़ रखता है वही पूरे सूडान पर पकड़ रखता है
और नॉर्थ वाले पोर्शन पर पकड़ हमेशा इस्लामिक रूलर की हो रही थी। तो साउथ वाले अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे कि यार जो नॉर्थ में पकड़ रखता है बस वही सत्ता पा लेता है, हमें लगता है अब अलग होना चाहिए। यहाँ तक कि नॉर्थ वाले ने इतना ज़्यादा दबदबा कर दिया था अपना और अपनी आइडियोलॉजी का कि साउथ सूडान की जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट से हटा दिया था। वो लोग अपने आप को और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और नॉर्थ सूडान में ही हर कोई पकड़ बनाना चाहता था, क्योंकि नॉर्थ सूडान में ज़्यादा मिनरल रिजर्व्स थे, ज़्यादा गोल्ड के भंडार थे, तथा यहाँ पर पाया जाता है ऑयल के भी भंडार थे, और भी यहाँ पर अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स के भंडार थे। तो इस चीज़ को लेकर के भाई हमको या तो अधिकार दो या फिर हमें अलग देश बना दो। यहाँ पर 2 सिविल वॉर हुए थे बड़े। एक हुआ था 1955 से लेकर के 1972 तक, 1955 से 72 तक, और दूसरा हुआ था 1983 से 2005 तक। इसी बात की लड़ाई थी। और फिर फाइनली जब यहां पर अरब स्प्रिंग चली रहा था तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि झटका लगा और 2011 में 2 टुकड़े कर दिए गए, और बड़े बड़े देशों को लगा कि इस तरह से यहां पर शासन चलाना आसान रहेगा। ठीक है जी। अब जब 2011 में इसके 2 टुकड़े हो गए, फिर यहां पर एक शासक आया। उस शासक ने लगातार यहां पर मिलिट्री शासन सा चलाया, और शासन चलाने के बाद जब जनता को लगा कि यहां तो मिलिट्री शासन चल रहा है, उस शासक को हटाने के लिए जनता फिर सड़कों पे आई, और 2019 में लगभग 6-8 महीने तक जनता ने विद्रोह किया और उस शासक को वहां से जाना पड़ा। 2019 में फिर यहां पर एक और शासक आ गया, वो भी मिलिट्री का ही था, और वो अभी तक है। अब आप समझ गए। अब आप कहोगे ठीक है, ये जो नॉर्थ सूडान है क्या पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है? हाँ, पूरा इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ 97% जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं। अब आप समझ गए, यहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं और बाहर के मुसलमान इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जितने मर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं, मारने वाले भी मुसलमान हैं, इसलिए दुनिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही। यहीं अगर कोई हिंदू मार रहा होता या यहूदी ज्यूज मार रहा होता और अगर 100 मुसलमान भी मर जाते तो हाहाकार दुनिया में मच जाता। ऐसे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान को मार दो या हिंदू को मार दो ना, सबकी जान कीमती है, बट मैं ये बता रहा हूँ जो सत्ता करते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो किस तरह से गेम्स चलाते हैं। गाज़ा में जरा सा कुछ होता है आपको तुरंत पता चल जाता है, इंस्टाग्राम की पोस्ट से पता चल जाता है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज लोग लगाने लग जाते हैं, भारत के सेलिब्रिटीज़ लगाने लग जाते हैं, ऑल आइज ऑन रफ़ा। लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख लोग मर गए 2 साल में, कोई बात तक नहीं कर रहा। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। आप समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे ठीक है साहब, लेकिन लड़ाई किस बात की है ये तो बताइए। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि लड़ाई किस बात की है, जो मैं बोला था कि पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। लड़ाई साहब इस बात की है कि यहाँ की आर्मी जो कि शासन में है और यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हम शासन करेंगे कि हम शासन करेंगे। जैसे भारत में आर्मी होती है और पैरामिलिट्री फोर्स मान लीजिए बीएसएफ हो गई। अब यहाँ की आर्मी का हेड और बीएसएफ का हेड दोनों भिड़ जाएं कि साहब या तो हमारी चलेगी हमारी चलेगी। इस तरह से कुछ वहाँ पर हो रहा है। वहाँ की आर्मी को और वहाँ की बीएसएफ को क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको सूडान दिखा दूँ। ये पूरा अफ्रीका का मैप है। इस मैप में आप गौर से देखिए, ये सूडान है जो पहले नॉर्थ सूडान हुआ करता था, और नीचे वाला साउथ सूडान है जिससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। जो अभी बवाल हो रहा है वो इस वाले सूडान में हो रहा है। इसकी कैपिटल है खार्तूम, और इसका जूम्ड नक्शा ये है। इसमें आप जो पोर्शन देख रहे हैं हरे कलर का, यहां पर वहां की मिलिट्री की अच्छी पकड़ है जो भी शासन में है, और वहां की मिलिट्री को बोलते हैं सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस। शॉर्ट में जो खबरें अखबारों में आ रही हैं वो SAF आ रही है, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस, वर्सेस वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको बोलते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्स, वर्सेस रैपिड सपोर्ट फोर्स। तो जो आप ये ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये वो क्षेत्र है जहां पर रैपिड सपोर्ट फोर्स की पकड़ हो गई है। ठीक है जी। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं सत्ता को लेकर के। सत्ता में भी काबिज ये हैं, लेकिन ये भी अब वहां पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के अपनी पकड़ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अचानक खबर क्यों चर्चा में आ गई? अच्छा, ये जो लड़ाई है 2023 से चल रही है, लेकिन अभी खबर क्यों आ गई चर्चा में? क्योंकि पिछले 3 दिन में 26, 27, 28 अक्टूबर की बात है, 3 दिन में 1500 लोग मार दिए गए, छोटे छोटे बच्चे मार दिए, एकदम उस पर उतर आए, मारकाट पर उतर आए। और एक फोटो रिलीज हो गई इस तरह की, सैटेलाइट इमेज है। इस सैटेलाइट इमेज में ये देखा गया है कि वहाँ की जो रेत है उस रेत में ये लालपन सा कैसे है। वहाँ की यूनिवर्सिटी ने सैटेलाइट इमेज जारी करी, ये UN में भी पहुंची, बाकी जगह भी पहुंची। सब हैरान कि यहाँ की रेत का रंग तो कुछ और होता था, लाल लाल कैसे, यानी कि यहाँ मास किलिंग हो रही है। फिर मास किलिंग का आंकड़ा देखा गया, सारे डेटा जितने भी मौजूद थे उससे अंदाजा लगाया गया, तो पाया गया कि यहाँ तो लगभग 2 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
और इतना ही नहीं, ये जो सूडान के लोग हैं मार काट से इतना डर गए हैं कि यहां से भाग रहे हैं, बाहर भगाया जा रहा है। 1,20,00,000 लोग, 1,20,00,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप इसको? लेकिन कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। हालांकि ये पिछले 2 साल में हुआ है। मतलब कहने का ये, सूडान में जो हो रहा है और गाजा और इजराइल के बीच जो हो रहा है, दोनों की टाइमलाइन सेम है। चर्चा आप किसकी ज़्यादा सुन रहे हैं, देख लीजिए। और देखिए, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये और इसका स्पष्ट मैप है। इसमें जो रेत का रंग है, बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है। वहाँ जो डार्क जो आपको दिख रहा है, ये कुछ लालपन है उनके अनुसार, जो खून को दर्शाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये SAF और ये जो RSF है, इनका क्या लीडर कौन है। ये है RSF का लीडर सूडान में, जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है। जैसे BSF, RSF, या ऐसे करके आप समझ लेना। ठीक है, इसका नाम है मोहम्मद हमदान दगोलो। इसको दुनिया में हेमदेती के नाम से भी जाना जाता है। RSF का लीडर है, जो वहाँ पर सत्ता पर काबिज होना चाहता है। और ये है वहाँ का अभी जो उसको चला रहा है पूरे सूडान को, ये वहाँ की आर्म फोर्सेस का, सूडानीज आर्म फोर्सेस का लीडर है, पॉलिटिशियन भी है, जो वहाँ पर देश को भी चला रहा है, अब्दुल फतेह अल बुरहान। तो बुरहान और वहाँ पर वो आपका दगोलो, बुरहान और दगोलो के बीच लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है चल रही है, अब क्या करें? आप इसके पीछे की कहानी देखिए, इसके पीछे की कहानी देखिए। ये जो SAF है, जो भी सत्ता में है, इसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? 3 देश सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो देश खुल के नहीं कह रहे हैं, पर हथियार सप्लाई करवा रहे हैं, ड्रोन्स दे रहे हैं, छोटी छोटी मिसाइल्स दे रहे हैं, बंदूकें पहुंचवा रहे हैं, और ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं, स्मगलिंग करा के, देशों से पार करा के। ठीक है, पहला देश जो इसे सपोर्ट कर रहा है वो है इजिप्ट, जो इनका पड़ोसी है। ठीक है, ये रहा इजिप्ट। दूसरा देश जो सपोर्ट कर रहा है वो है टर्की। ठीक है, और तीसरा देश जो सपोर्ट कर रहा है वो है ईरान। इजिप्ट, टर्की, ईरान, तीनों का सपोर्ट SAF के साथ है। और RSF को जो सपोर्ट कर रहा है, हथियार पहुंचा रहा है, स्मगल करा रहा है, वो है UAE। UAE कबूल नहीं रहा, पर करा रहा है। ऐसे क्यों करा रहा है, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिन हथियारों का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, उन हथियारों को पाया गया है कि ये वो हथियार हैं जो यूके ने, ब्रिटेन ने UAE को बेचे थे। तो ब्रिटेन ने UAE को जो हथियार बेचे थे, वो सूडान में क्या कर रहे हैं, ऐसे ट्रेस किया गया है। तो इनको सपोर्ट कर रहा है UAE। अब आप एक सवाल और पूछेंगे मेरे से कि साहब ये इजिप्ट, टर्की और ईरान SAF को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उस पर भी आते हैं। देखिए, इजिप्ट, टर्की और ईरान, ये तीनों सूडान की जो वो है सत्ता है, उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको यमन नाम का एक देश दिखाई दे रहा है। यहां पर एक रेबेलियन ग्रुप है, उसका नाम है हूती, जो अमेरिका को और इजराइल को परेशान करता रहता है, समय आने पर सऊदी को भी परेशान करता है। इन हूतियों को हथियार पहुंचाना, माल पहुंचाना, पैसा पहुंचाना, सपोर्ट पहुंचाना, लॉजिस्टिक पहुंचाना, वो सारा काम होता है सूडान के पोर्ट से। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ की जो SAF है वो ईरान के सपोर्ट में है, या ईरान उसके सपोर्ट में है। तो ईरान यहाँ की सरकार को सपोर्ट करके अपने हूतियों को सपोर्ट करता है। समझ गए आप? दूसरा, टर्की को क्या लालच है? टर्की को अपना एक ऐसा फ्रेंडली बेस यहां पर चाहिए, एक फ्रेंडली पोर्ट यहां पर चाहिए, बंदरगाह यहां पर चाहिए, जिससे टर्की अपनी प्रेजेंस रेड सी में, इस लाल सागर में बना सके, जिससे व्यापार और कल को हमला करना हो, किसी से कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो इसके लिए वहां पर उसकी प्रेजेंस रहे। टर्की को अपनी प्रेजेंस यहां पर रखनी है, इसलिए चाहिए। इजिप्ट को क्यों चाहिए? इजिप्ट को इसलिए चाहिए, या इजिप्ट क्यों इनसे अच्छे संबंध रखे हुए हैं? इजिप्ट इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि अगर इजिप्ट इनसे संबंध अच्छे नहीं रखेगा तो फिर इजिप्ट को नहीं जीने देंगे। इजिप्ट को भी रेड सी में अपनी जो जान पहचान है, सब अपनी पहचान के लोग रखने हैं, इजिप्ट को भी पकड़ रखनी है। ठीक है जी। UAE क्यों सपोर्ट कर रहा है फिर RSF को? UAE RSF को सपोर्ट क्यों कर रहा है? अच्छा, एक चीज और, जो RSF है
जो आरएसएफ है वो अरब लोग माने जा रहे हैं, माना जा रहा है। अब यूएई कौन है आप खुद जानते हैं, शेख लोग होते हैं, अरब होते हैं। तो यूएई अरब है तो आरएसएफ भी अरब है। ये अरब को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लोग अरब नहीं माने जा रहे हैं, ये अरब नहीं है, नॉन अरब्स हैं, बट इनको फिर भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दो, फिलिस्तीन वाले हैं वो भी अरब नहीं है, इसलिए जब फिलिस्तीनियों में या गाज़ा वालों पे मार पड़ती है और जब अपना देश छोड़ के भागते हैं, तो जितनी भी आसपास के अरब कंट्रीज़ हैं, चाहे यहाँ का सऊदी हो, जॉर्डन हो, इधर इजिप्ट हो, उधर लेबनान हो, कोई फिलिस्तीनियों को पनाह नहीं देता, पर प्रोपेगेंडा चलता है। तो यूएई आरएसएफ को सपोर्ट क्यों कर रहा है, इस पर भी आते हैं। यूएई आरएसएफ को सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि सूडान के पास गोल्ड का भंडार है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, दुनिया में जहाँ जहाँ मिनरल्स का भंडार होगा, ऑयल का भंडार होगा, गैस के रिजर्व्स होंगे, या अब रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स होंगे, वहाँ वहाँ आने वाले समय में आप कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और उससे पहले भी बताया था कि दुनिया में इकोनॉमी ऊपर नीचे हो रही है, करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, डॉलर का चलन कम हो रहा है, इसलिए ज़्यादातर देश या तो लोकल करेंसी का प्रयोग कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। तो गोल्ड इस समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी कंट्री से अपनी पकड़ नहीं खोना चाहेगा जहाँ गोल्ड के अच्छे भंडार हों, और उस पर भी सोने पर सुहागा तब होगा जब वो कंट्री आपको सबसे ज़्यादा गोल्ड सप्लाई करती हो। यानी कि यूएई में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड, या कहें कि सूडान जो सबसे ज़्यादा गोल्ड अपना बेचता है वो यूएई को बेचता है। तो यूएई का इंटरेस्ट सूडान में नहीं है, वहाँ के अरब नॉन अरब इन सब में नहीं है, यूएई का इंटरेस्ट उस गोल्ड में है जो सूडान से एक्सपोर्ट होता है, और सूडान के लिए वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। अब आप समझ गए, सारा खेल है पैसे का, पैसे का। आगे देखिए, मैं इसका सबूत भी दिखा दूँ, कुछ लोग ना माने। टॉप डेस्टिनेशन यूएई। दूसरे नंबर पर देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट टर्की। टर्की भी अच्छा मार्केट है गोल्ड का, सूडान बेचता है टर्की को। और दिखाऊंगा आपको, देखिए सूडान किस किस को बेच रहा है, यूएई, टर्की, इजिप्ट। समझ रहे हैं आप? तो अपने अपने ये भी इंटरेस्ट हैं इनके, इसलिए भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। आगे आइए, तो इस तरह से, अच्छा ये जो फोटो मैंने आपको दिखाई थी सैटेलाइट वाली, ये जो सैटेलाइट की इमेज थी, आप कहोगे ये किस शहर की है, किस जगह की है? तो ये जगह भी मैं आपको बताता हूँ, चर्चा में है। ये है अल फशर, ये जगह है अल फशर, ये यहाँ की बात है, यहाँ पर ऐसा तांडव इन्होंने मचाया है। तो अब आप समझ गए सूडान में क्या हो रहा है इस वक्त, कौन कौन सी बाहर की शक्तियाँ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, अंदर की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, बस आपको याद रखना है एसएएफ और आरएसएफ। ठीक है, आरएसएफ को यूएई, एसएएफ को ये तीन, बस इतना याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पर ये सब चल रहा है, आने वाले समय में देखते हैं गाड़ी कहाँ जाती है। अच्छा कुछ रह तो नहीं गया? देखिए ये आप जो देख रहे हैं, जो हल्का हरा है, या हल्का हरा ही मान लीजिए, ये जो ड्रेस है ये है वहाँ की आरएसएफ की, जो बीएसएफ जैसे हमारे हैं वहाँ पे आरएसएफ। ये सब इसी तरह से गाड़ियों पे बैठ बैठ के चश्मा लगा के तांडव मचा रहे हैं वहाँ पे सब के सब। और ये जो ग्रीन वाली ड्रेस है ये वहाँ की एसएएफ की है, जो आर्मी की है, जो नॉर्मली होता है। ये जो आप देख रहे हो पीले पीले डॉट, ये सब वहाँ पर गोल्ड के भंडार हैं। और आप ध्यान से देखिए, जो ये वाला पोर्शन है जो इस समय एसएएफ के कंट्रोल में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड के भंडार हैं, देख लीजिए। तो वो किसी भी हाल में इस क्षेत्र को नहीं जाने देंगे, और इसीलिए इजिप्ट, टर्की और ईरान इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एसएएफ का जहाँ जहाँ कंट्रोल है वहाँ सपोर्ट करो तो गोल्ड के भंडार पे भी कंट्रोल है। आरएसएफ यूएई कह रहा है कि आरएसएफ को मैं ताकतवर बनाऊंगा जिससे कि मेरा कंट्रोल इन सब पे हो जाए। एक बार आरएसएफ पूरे पे पकड़ बना ले फिर हम देखेंगे। अच्छा अब आप एक चीज़ और कहेंगे कि ये जो इमेज है ये यूएन में भी पहुंची होगी, यूएन में भी आवाज़ उठाई गई होगी। आवाज़ उठाई गई है यूएन में। यूएन में ये भी बोला गया है कि यूएई करवा रहा है। ये तक कहा गया है कि यूएई के पास जो हथियार थे वो सूडान में मिले हैं, बावजूद इसके आप यूएई का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने यह कहा है कि यूएई इस तरह के मामले में जो कन्वेंशन है उस कन्वेंशन में सिग्नेटरी है ही नहीं। जी हाँ, जो स्मगलिंग से संबंधित और ये हथियारों की तस्करी वाला जो कन्वेंशन है उसमें यूएई सिग्नेटरी है ही नहीं, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह की तो दुनिया है। तो अब आप समझ गए सूडान में क्या हो रहा है। अब देखिए, सूडान में क्या हो रहा है, 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 सूडान में क्या हो र
और यूएई से अच्छी दोस्ती अमेरिका की भी है, सऊदी से भी अच्छी दोस्ती अमेरिका की है, बाकी आप समझदार हैं। ये स्थिति वहाँ के लोगों की हो गई है सूडान के, जिन्हें या तो सूडान में ये तक बताया गया है कि 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो लगभग भूख से मरने की कगार पर खड़े हैं, और 1 करोड़ 20 लाख छोड़ चुके हैं, और जाहिर सी बात है बाकी भी छोड़ने की प्लानिंग में। इस तरह से लोगों की हालत हो रखी है। ठीक है जी, तो ये दुनिया में चलता है और ऐसे ही दुनिया चला रहे हैं कुछ दुनिया के देश। अब आगे आप, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो अमेरिका है, अमेरिका जैसे जैसे अपने आप को, अपनी पकड़ ढीली महसूस कर रहा है, वैसे वैसे अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का भी प्रयास कर रहा है, जिसमें कभी न्यूक्लियर रेस की बात करता है, कभी देशों पर टैरिफ लगाने की बात करता है। उस पर ताकत क्या है? पैसे की और हथियारों की है। तो ये 2 ताकतें दिखाई रहा है। अब अमेरिका में एक तीसरी ताकत को तैयार किया जा रहा है। पूरी दुनिया में एक देखना तीसरा ध्रुव तैयार किया जाएगा, जिसके इर्द गिर्द लोगों को लड़वाया जाए, और ये तीसरा ध्रुव है धर्म जी। इसलिए अगला टॉपिक हमारा इसी से संबंधित है कि ट्रंप ने कह दिया है कि अगर नाइजीरिया में क्रिश्चियंस की किलिंग्स नहीं रुकी तो हम यानी अमेरिका नाइजीरिया पर अटैक कर सकते हैं, वहां पर मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। अब ये दूसरा केस अफ्रीका का ही है, नाइजीरिया नाम की कंट्री का है। आप कहेंगे ये नाइजीरिया कौन सा कंट्री है, तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। नाइजीरिया, एक काम करता हूँ, इस स्लाइड को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। जी, ये जो नाइजीरिया है, ये वाला कंट्री। नाइजीरिया में लगभग 50% इस्लाम और 50% क्रिश्चियनिटी है। नाइजीरिया में लंबे समय से दोनों ही तबके के लोग मारे जा रहे हैं, आपसी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर के हो रहा है, कहीं धर्म को लेकर के हो रहा है, कहीं पॉवर्टी को लेकर के हो रहा है। मतलब किसी भी देश के जो लोकल मसले होते हैं उनको लेकर के लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसमें थोड़े बहुत लोग मारे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उसमें क्रिश्चियंस भी मारे जा रहे होंगे और इस्लामिस्ट भी मारे जा रहे होंगे। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा बीच में बड़े दंगे होते रहते हैं, जहाँ पर देखा गया है कि इस्लामिक लोग क्रिश्चियन लोगों को ज़्यादा मार रहे हैं। ये एक आंकड़ा भी आया है। अब कई सारे फैक्टर्स में से ये एक फैक्टर उठा करके ट्रंप ने बात उछाल दी है और कहा है कि नाइजीरिया में जिस तरह से क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं, अगर नहीं रोका तो हमें मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि भाई आप ऐसा मत करिए, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर इस्लामिक टेररिज्म बढ़ गया है, सिर्फ ऐसा नहीं है, और मसलों की वजह से भी युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं और सब तरह के लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा नहीं ये सब नहीं चलेगा। पहली बात तो मैं तुम लोगों को जो पैसा वैसा देता हूँ, जो जिस भी तरह का हम आपको अमेरिका जो पैसे वैसे ग्रांट वगैरह देता है, वो हम सबसे पहले उस पर रोक लगाएंगे। तो ग्रांट पर लोग लगाने की बात कर दी, पैसा देने से मना कर दिया, और अटैक करने की बात और कर रहा है। आपने अभी 3-4 दिन पहले खबर सुनी होगी जहां पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने यह कहा था, या वो अपनी पत्नी पर फोर्स कर रहे हैं कि उनकी पत्नी हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। उनकी पत्नी का नाम है उषा वेंस, जो कि हिंदू हैं। जेडी वेंस ने जैसे ये बात कही तो जाहिर सी बात है कुछ लोग समर्थन करने लगे और कुछ लोग ठंडे से पड़ गए। कुछ ज़्यादा इसका विरोध नहीं हुआ। फर्ज कीजिए वो क्रिश्चियन होती और हिंदू में कन्वर्ट करने का जोर दिया जाता तो दुनिया में कितना बवाल कर दिया जाता कि देखिए हिंदुइज्म थोपा जा रहा है। और अगर यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस की सरकार होती है, हिंदुस्तान का मामला होता, फिर तो इसे बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया जाता कि यही लोग कर रहे हैं। अब आपको एक खेल बताता हूँ जो होने वाला है। खेल ये होने वाला है कि ट्रंप सरकार जो है यूएसए में, ये बड़ी ही राइट विंग सरकार है। राइट विंग का मतलब होता है जो किसी एक्सट्रीम पर खेलते हैं, जिनको अपनी विचारधारा ही थोपनी है या बड़े कट्टरपंथी है उस विचारधारा को लेकर के। तो जब ट्रंप आए थे चुनावों में तो उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियनिटी के लिए मैं ऐसा करूंगा वैसा करूँ। क्रिश्चियनिटी उनका एक मुद्दा था। जेडी वेंस ने जो ये बयान दिया है, ऐसा बयान दे करके वो यूएसए में जितने भी क्रिश्चियन प्रेमी लोग हैं, जाहिर सी बात है यूएसए में ज़्यादातर क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो और ज़्यादा पक्के तरीके से उनसे जुड़ेंगे। जेडी वेंस को ये भी पता है कि मुझे अगला टर्म लड़ना है और मैं ही राष्ट्रपति के लिए खड़ा हूँगा। ट्रंप का तो खेल खत्म हो जाएगा, यानी इनके 2 ही कार्यकाल होंगे। तो जेडी वेंस चाहते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक ऐसा तैयार हो जो क्रिश्चियनिटी के नाम पर उनको वोट देकर किया है। आप कहोगे यूएसए में क्या क्रिश्चियनिटी भी एक मुद्दा है? जी हाँ, यूएसए में पिछले सितंबर में 2025 के में यह देखा गया है कि बाइबल की बिक्री बढ़ गई है और 36% ज़्यादा बाइबल बिकी हैं।
ऐसे लोग जो चर्च में जाते हैं उनकी संख्या अचानक से बढ़ गई है। वहाँ पर एक व्यक्ति एक्चुअली मारा गया था जो पॉलिटिशियन ही था, इन्हीं की पार्टी का था, सपोर्ट करता था ट्रम्प को, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। वो बड़ा क्रिश्चियनिटी को लेकर के बड़ा ही पॉजिटिव था और क्रिश्चियनिटी को फैलाने की बड़ी बात करता था, बड़ा राइट विंग का था। उसकी मृत्यु के बाद से और ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में जो है अपनी आस्था दिखा रहे हैं। तो वहाँ चर्च में जाने वाले लोगों की संख्या और बाइबल की बिक्री अचानक से बढ़ गई है। तो ट्रम्प को इस मुद्दे को उछाल करके, वाइस प्रेसिडेंट द्वारा इस मुद्दे को उछाल करके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनके अनुसार। तो अब ये मुद्दा दूसरे देशों में भी उछलेगा, क्या तुम्हारे देश में क्रिश्चियन ठीक नहीं है, तुम्हारे देश में क्रिश्चियन ठीक नहीं है। अभी तक तो हथियार और इकोनॉमी थी, अब धर्म भी आएगा। जो बाहर के लोग हैं, जो यूएसए में जाके रह रहे हैं या यूरोप में जाके रह रहे हैं, धीरे धीरे आप देखना इन पर भी दबाव बनाया जाएगा कि आप भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई, वरना इतने नियम कायदे कानून ला दिए जाएंगे कि आप रह ही नहीं पाओगे इन देशों में। ये होगा और क्रिश्चियनिटी को खड़ा किया जाएगा इस्लाम के पैरेलल, उसके अपोजिट। यूरोप में ये देखा जा रहा है कि इस्लामिक लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यूरोपियंस की जो ह्यूमैनिटी वाली आदत थी उसकी वजह से इस्लाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब वो अपनी अलग अलग डिमांड्स रख रहे हैं, जिससे वहाँ के लोकल लोग परेशान हो रहे हैं। कल को ऐसा हो सकता है वहाँ पर क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम हो जाए। इस्लाम अभी धीरे धीरे वहाँ पैर पसार रहा था, अब क्रिश्चियनिटी जैसे धार्मिक चीज़ों को हवा देने के लिए ट्रम्प तैयार हो गए। और अगर ऐसे 2-4 लीडर और तैयार हो गए तो वो दिन दूर नहीं है जब वहाँ क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम भी आप देख सकते हैं। और सुनिए, ये सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया को यूके ने, फिर यूएसए ने, यूरोप ने अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़ा के फिर सेकुलरिज्म जैसा वर्ड पढ़ा दिया। हम सबको बता दिएगा सेकुलर होता है, कोई धर्म वर्म नहीं होता। हमारे देश में अगर सनातनी कोई तिलक लगा के जाए तो ऐसे देखा जाता था, ओहो बड़े ही रूढ़िवादी हो, ऑर्थोडॉक्स हो। कोई रामायण महाभारत की बात करते तो उसे माइथोलॉजी बताया जाता है। आज भी हिंदू की जो हिस्ट्री है उसको तो माइथोलॉजी बताया जाता है कि हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है। माइथोलॉजी यानी मिथ, मिथ शब्द से बना है माइथोलॉजी, और मिथ मतलब एक कोरी कल्पना, झूठी कहानी या कहानी जो एक कल्पना के तौर पर बनी हुई है। तो आपके सब सच हैं, यहाँ माइथोलॉजी है। और हमारे हिंदू ही, हमारे सनातनी लोग ही महाभारत और रामायण को माइथोलॉजी बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। तो हमें हमारे टेक्स्ट माइथोलॉजी बता दिए गए, हमें हमारी हिस्ट्री माइथोलॉजी बता दी गई। हम अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करने में 10 बार सोच रहे हैं। हमें सेकुलरिज्म पढ़ा दिया गया, हमें ये तक पढ़ा दिया गया कि दिवाली पर ऐसा करोगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, होली पर करोगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, किसी और पे करोगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। हमारी भी किसी भी चीज़ से एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाता है। वहाँ बकरे कटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है, सब जो कर रहे हैं सब करें, बट एक ही को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, मेरा सवाल ये है बस। अच्छा, हमको ये सब कराने के बाद जब हम पूरी तरह से रम गए इनके रंग में, ये वही वाली बात है जैसे 4G नया नया आया था, सबको फ्री बांटा था 2 साल तक अंबानी ने, और जब 4G की आदत पड़ गई सबको, फिर प्लेन्स निकाले पैसे वाले और फिर धीरे धीरे प्लेन्स भी महंगे कर दिए। अब कहाँ जाओगे बच के? तो ये वही वाली बात है। तो हमको तो कर दिया सेकुलर और अब खुद अपनी क्रिश्चियनिटी थोप रहे हैं। अरे क्रिश्चियनिटी तो ऑलरेडी वो थोपते रहे हैं। हम और आप जिस ईयर और मंथ की बात करते हैं, मैं आपसे कहूँ कौन सा साल चल रहा है, आप कहोगे 2025। तो 2025 से क्यों बोला आपने? किसके रेफरेंस में बोला? जीसस क्राइस्ट के जन्म के रेस्पेक्ट में आपने बोला। AD BC क्या है? सब क्राइस्ट के रेस्पेक्ट में है। तो क्या ये धार्मिक नहीं है? तब तो आपने कोई सवाल नहीं किया। जितने भी महीनों के नाम आप देखते हो वो सब क्रिश्चियनिटी से संबंधित है, कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर से संबंधित, क्रिश्चियनिटी से संबंधित, इनसे ही है। तब तो आपने कोई सवाल नहीं पूछा कि हम अक्टूबर क्यों बोल रहे हैं, सितंबर को सितंबर क्यों बोल रहे हैं, या मई को मई क्यों बोल रहे हैं, अप्रैल को अप्रैल क्यों बोल रहे हैं, अगस्त को अगस्त क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि आप सेकुलरिज्म के तले दबे हुए थे। और अब देख लो ये गोरे लोग किस तरह से अपना रंग दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से अब नाइजीरिया निशाने पर है। नाइजीरिया को निशाना बनाने के कारण और भी है कि इसके पास भी तट है, पोर्ट है, और उसके अलावा नाइजीरिया के पास एक ऐसी चीज़ है जिस पर अभी यूएस की बहुत ज़्यादा नज़र है, वो है गैस। दुनिया में गैस रशिया के पास बहुत ज़्यादा है, सैंक्शन लगे हुए हैं। गैस ईरान के पास बहुत ज़्यादा है, सैंक्शन लगे हुए हैं। वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा है, सैंक्शन लगे हुए हैं। और ऐसे ही नाइजीरिया के पास भी बहुत ज़्यादा है। ये देख लीजिए, रशिया, ईरान, कतर तो यूएसए का पार्टनर ही है, या तो यूएसए के सामने झुको वरना सैंक्शन। यूएसए, फिर तुर्कमेनिस्तान, हाँ तुर्कमेनिस्तान भी है, सऊदी अरेबिया, UAE,
नाइजीरिया, वेनेजुला, अल्जीरिया, तो इनके पास गैस है, तो गैस भी एक कारण है इनको किसी ना किसी फेर में फंसाने का। समझ गए आप मैंने आपसे क्या कहा है? कहीं भी दुनिया में एक नया युद्ध सा आप देखो तो पहला ख्याल या तो यहाँ ऑयल है, या यहाँ गैस है, या यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, गोल्ड वोल्ड ये वो, या रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। ये 4 ऐसे दुनिया की सत्ता चलाई जा रही है। नाइजीरिया में हमला नहीं करेगा यूएसए, सिर्फ डरा रहा है उसे, सिर्फ माहौल गर्म कर रहा है। जैसे चुनाव गर्म किया जा रहा है बिहार का, ऐसे वहाँ का माहौल गर्म किया जा रहा है। नाइजीरिया का, वेनेजुला का और कोलंबिया का, तीनों जगह के माहौल गर्म किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी कहीं और होती रहे और बम पाकिस्तान में फट जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।